हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का 4th चैप्टर द मुगल एम्पायर का पार्ट 2 का हिंदी समरी। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे मनसबदार एंड जागीरदार से आगे का हिंदी समरी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए वैसे वैसे मुगलों ने अलग अलग तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को शामिल करना शुरू कर दिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तराधित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तराधित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहल कहा जाता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। लेकिन मनसबदार मुक्तियों से अलग अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बहुत ही बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत ही कम था। मनसबदारों को या मनसबदार की जो संख्या थी, उनमें भी तेज़ी से वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई, जिसके फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में औरंगजेब इन परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। नेक्स्ट है जब्त एंड जमींदार, यानी कि जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला टैक्स था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगर एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्वामित्र टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से लेकर 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि टैक्स निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर अधिक प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे।
17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती भी दे दी थी। अब इसके आगे देखते हैं, एक क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी, यानी कि अकबर की नीतियाँ। नज़दीकी से एक उसका झलक हम लोग देखते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तार या विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसा कि बख्शी यानी कि सैनिक वेतनाधिकारी, सदर और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता है उसे सदर कहा जाता है, और फौजदार, और इसके साथ साथ कोतवाल का भी इसमें जगह शामिल था। अकबर के अभिजात बड़ी संख्याओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर भी पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाज में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधनता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायी में अंतर नहीं करती थी, बल्कि इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और सिर्फ शांति पर ही बल दिया जाता था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। इसके आगे की तरफ अगला टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं, द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, यानी कि 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए थे। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्च से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत ही कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे।
जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्ष में वे बहुत ही शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता खत्म होने लगी, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्र में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। फिर भी वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के अलग अलग प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। लेकिन इसके बारे में हम चैप्टर 10 में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।